हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अध्ययन। मैं सुमित गोयल आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा करंट अफेयर्स 15 जून की। तो आइए शुरू करते हैं। किस संधि को आधार बताकर नेपाली संसद के निचले सदन ने भारत के हिस्से को नए मैप में दिखाने का संविधान संशोधन प्राप्त किया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब नेपाल ने अपना नया नक्शा बनाया है और उसमें इंडिया की 3 टेरिटरी को अपना दिखाया गया है। तो वह दोस्तों किस संधि के आधार पर किया गया है? तो ये किया गया है सुगोली संधि के आधार पर। आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुगोली संधि के आधार पर ये जो भारत का ये ग्रीन टेरिटरी है, ये नेपाल ने अपने मैप में दिखाया है। और अगर हम बात करें दोस्तों इस ट्रीटी की, तो यह ट्रीटी 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल किंगडम के बीच हुई थी। और 13 जून 2020 को जब नेपाल की संसद ने इस नए मैप का बिल पास हुआ तो नेपाल में दिवाली जैसी खुशी छा गई और सारी की सारी पार्टियों ने दोस्तों इस बिल का समर्थन किया। सदन में किसी भी पार्टी ने इस बिल के विरोध में वोट नहीं किया। हालांकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत दोस्तों नेपाल के इस नए मैप का विरोध करता है। आप यहां पर देख सकते हैं ये नेपाल का मैप है और अभी हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये विवाद है क्या। दोस्तों अभी जो नेपाल का मैप था वो यहां से इतना हुआ करता था। आप ये देख सकते हैं ये जो एरिया है ये है। ये 3 एरिया हैं जिनके लिए लड़ाई रहती है, काला पानी, लिपू लेक और ये लिम्पुआधुरा। ये अभी तक जो पूरा हिस्सा था ये इंडिया की टेरिटरी था, जो कि अभी भी है। इस पे ये इंडिया की टेरिटरी है। बट जब अभी यहाँ पे लिपू लेक के पास इंडिया ने कैलाश मानसरोवर जाने का एक शॉर्ट रास्ता बनाया, जब एक रास्ता बनाया और उसका उद्घाटन किया तो नेपाली सरकार ने उसका विरोध किया और उसी के बाद उन्होंने अपने इस नए मैप को जारी किया जिसमें उन्होंने इंडिया की इस टेरिटरी को क्लेम किया है। और ये क्लेम क्यों करते हैं दोस्तों, मैं बताता हूं एक्चुअल में हुआ क्या था। जब ये सुगोली ट्रीटी साइन हुई थी तो उसमें कहा गया था कि जो महाकाली रिवर है, यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं महाकाली रिवर है, जो महाकाली रिवर है वो भारत और नेपाल का बॉर्डर डिफाइन करेगी। तो अभी यहां पर विवाद क्या है दोस्तों, ये जो महाकाली रिवर है ये यहां से होके निकलती है और इसकी एक धारा इधर से भी आती है, तो इधर से भी आती है। तो अभी विवाद क्या है, भारत बोलता है कि महाकाली रिवर ये है, यानी कि इस रिवर से इधर का ये सारा हिस्सा, ये आप देख सकते हैं इस मैप में, ये सारा हिस्सा नेपाल का है और ये हिस्सा इंडिया को बिलोंग करता है। जबकि नेपाल क्लेम करता है कि महाकाली नदी का जो उद्गम है वो यहां लिम्पुआधुरा से होता है। तो ये जो है ये बॉर्डर लाइन है और ये सारा पार्ट नेपाल का है। तो यही विवाद है। महाकाली नदी जो है उसका जो उद्गम है, उसके 2 उद्गम हैं। तो वो विवाद है कि इंटरनेशनल बॉर्डर कौन से उद्गम से माना जाए, वो ये काला पानी वाले एरिया से माना जाए या फिर लिम्पुआधुरा वाले एरिया से माना जाए। विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 14 जून को। और आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस साल की थीम थी दोस्तों सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। हर साल जो भी मोस्टली इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उन डेज का हर साल एक थीम डिफाइन किया जाता है। तो इस साल की थीम थी दोस्तों सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। और अगर हम बात करें इस दिवस की, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की, तो यह दिवस दोस्तों हर साल 14 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस मनाया गया था 2004 में और इसका उद्देश्य होता है दोस्तों रक्तदान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। और अब बात आती है कि यह दिवस मनाया क्यों जाता है। तो दोस्तों 14 जून को ब्लड ग्रुप का पता लगाने वाले कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन होता है। तो उन्हीं के जन्मदिन पर यह 14 जून को हम हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो हम 14 जून को इसलिए यह दिवस मनाते हैं। पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो ये कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है दोस्तों, आप ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 12% की। और अगर हम बात करें इनके टोटल बजट की, तो इनका टोटल बजट अभी बढ़ोतरी करने के बाद भी जो अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें तो इनका टोटल बजट बनता है दोस्तों 59,800 करोड़ रुपए का।
और अगर हम इंडियन भारतीय बजट की बात करें कि भारत का रक्षा बजट कितना, तो दोस्तों भारत का रक्षा बजट है 3,37,000 करोड़। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। कोविड-19 की किस संभावित दवा के उत्पादन के लिए भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने गिलीड साइंसेज से समझौता किया है? तो ये कौन सी दवा के लिए किया है दोस्तों? ये किया है रेमडेसिविर के लिए। आप यहां पर देख सकते हैं एक दवाई है रेमडेसिविर, जिसको कोविड-19 पेशेंट के लिए अलाउ कर दिया गया है। हालांकि अभी तक भारत इस रेमडेसिविर दवाई का एक्सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब भारत को इसका लाइसेंस मिल गया है। तो अब भारत वर्ल्ड में 127 देशों को इस दवाई का एक्सपोर्ट करेगा। और अगर हम बात करें दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 पेशेंट को शुरुआत में तो हाइड्रोक्लोरोक्विन ही दी जाएगी, बट इमरजेंसी के केस में रेमडेसिविर दी जाएगी। ये दवाई रेमडेसिविर दी जाएगी इमरजेंसी के केस में, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी जाएगी दोस्तों शुरुआती स्टेज में। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम से कितने करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? तो ये कितने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है दोस्तों? ये मिला है 45,000 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें दोस्तों सोलर प्रोजेक्ट के लिए जिसने ये लोन दिया है, तो ये दिया है किसने? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SECI ने ये लोन दिया है किसे? अडानी ग्रीन एनर्जी को। और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद दोस्तों 2025 तक अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 25 गीगावाट का उत्पादन करेगा 2025 तक। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में निवेश की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इसके 2 नए निवेशक आए हैं, तो वे कौन हैं? दोस्तों मैंने आपको अभी तक बताया था कि रिलायंस जियो में टोटल 8 निवेशक अब तक निवेश कर चुके थे, और अब 2 ये नए और निवेशक आए हैं। ये कौन है दोस्तों? तो ये है TGP और कैंटरसन। अगर इनकी बात करें तो दोनों ही अमेरिकन कंपनीज हैं, जिसमें अगर हम बात करें TGP की, तो TGP इस रिलायंस जियो में 0.93% स्टेक खरीदेगी और टोटल 5,546 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। और जो ये दूसरी कंपनी है कैटरसन, ये 0.39% स्टेक खरीदेगी और 18,94,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी जियो में। तो अब टोटल जियो में कितने निवेशक हो गए? ये हो गए टोटल 10 निवेशक। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये कौन सी योजना शुरू की है दोस्तों? ये की है बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना किसने स्टार्ट की है? उत्तर प्रदेश ने। इस सवाल को एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बाल श्रमिक विद्या योजना कौन सी सरकार ने की है? तो ये की है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। और अगर हम बात करें दोस्तों इस योजना की, तो इस योजना के अंतर्गत यूपी सरकार कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 1,200 रुपए प्रति माह देगी। हालांकि बालकों को ये 1,000 रुपए प्रति माह देंगे, जबकि अगर हम बात करें बालिकाओं की, तो बालिकाओं को 1,200 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। और जो भी बच्चे कक्षा 9 और 10 पास करते हैं, उन्हें 6,000 रुपए प्रति क्लास पास करने पर दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य है दोस्तों बालकों को बाल मजदूरी से अलग कर उन्हें पढ़ाई करवाना। और अब बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने आपको पता होगा हाल ही में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना था। और उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में आयुष कवच नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया था, और एक दूसरा ऐप प्रवासी राहत मित्र नाम से एक ऐप और लॉन्च किया था। कौन से थे? एक था आयुष कवच ऐप और दूसरा था दोस्तों प्रवासी राहत मित्र ऐप। तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं दोस्तों कि कौन सा ऐप कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। आयुष कवच ऐप और प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में टोनी ड्यून का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो वे किस खेल से संबंधित थे दोस्तों? वे थे फुटबॉल के खिलाड़ी। आप यहां पर इनका फोटो भी देख सकते हैं। और ये दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के बहुत ही एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे फुटबॉल के। हाल ही में इनका निधन हो गया। हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों बहुत से एग्जाम्स में ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाते हैं, जो कि रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। तो अभी कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं सोनू सूद। आपको पता होगा अभी सोनू सूद बहुत ही चर्चा में रहे थे प्रवासी मजदूरों को
उनको घर भेजने के का इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया था, जिसकी वजह से बहुत चर्चा में रहे। तो अब इन्हें कार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आपको पता होगा दोस्तों, हाल ही में एडिडास ने मानुषी छिल्लर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जबकि प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी दोस्तों करीना कपूर। और अगर हम बात करें रियलमी की, तो रियलमी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी दोस्तों श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर बनी थी रियलमी की ब्रांड एम्बेसडर और करीना कपूर बनी थी प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में आईडीबीआई बैंक के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं दोस्तों? ये बने हैं अंशुमन शर्मा। अंशुमन शर्मा बने हैं नए निदेशक आईडीबीआई बैंक के। और अगर हम बात करें दोस्तों आईडीबीआई बैंक की, तो आईडीबीआई बैंक की 51% की हिस्सेदारी है एलआईसी के पास। 51% की हिस्सेदारी है आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की। और अगर हम बात करें दोस्तों आईडीबीआई बैंक की, तो आईडीबीआई बैंक की टैगलाइन है बैंक ऐसा दोस्त जैसा। बहुत से एग्जाम में डिफरेंट बैंक की टैगलाइन भी पूछ लेते हैं, तो इसकी टैगलाइन क्या है? बैंक ऐसा दोस्त जैसा। और इसका फाउंडेशन हुआ था दोस्तों 1 जुलाई 1964। 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना हुई थी आईडीबीआई बैंक की, और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। हाल ही में सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किसने किया? तो ये कौन से मंत्री ने किया दोस्तों? ये किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। आप यहां पर फोटो में देख सकते हैं, इन्होंने सहकार मित्र योजना नाम का शुभारंभ किया। और अगर हम बात करें दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर की, तो ये यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। और इस योजना के तहत, सहकार मित्र योजना के तहत दोस्तों, कृषि से संबंधित क्षेत्र या आईटी में जो भी ग्रेजुएट होते हैं वे सभी एक पेड इंटर्नशिप कर पाएंगे। यानी कि ये जो सहकार मित्र है ये एक पेड इंटर्नशिप कार्यक्रम है ग्रेजुएट्स के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये कौन सी राज्य सरकार ने की है दोस्तों? ये की है हरियाणा की सरकार ने। इसमें जो दोस्तों बोर की लागत आएगी उसका 90% सरकार देगी, जबकि 10% किसान देंगे। इस तरह से बोर लगाए जाएंगे। और अगर हम बात करें दोस्तों हरियाणा की, तो हरियाणा में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, कलसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर हम बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल नई करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।